नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार दे रही है सोलर सिस्टम को बढ़ावा, दलहन आयात में आएगी तेजी। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के लिए उठाए कुछ महत्वपूर्ण कदम, अब हर खेत तक पहुंचेगा पानी। कामधेनु डेयरियां पशुपालकों के लिए फायदेमंद। प्याज के भाव एक बार फिर आसमान पर। और विदेश से गेहूं का आयात कम करने के लिए सरकार ने लगाया आयात शुल्क। और अब समाचार विस्तार से। सोलर सिस्टम का सिंचाई में उपयोग बढ़ाने के लिए किसान को कम लागत में साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को 50 से 75% अनुदान दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए किसानों को कम लागत में सरकार की ओर से सोलर इरिगेशन पंप दिए जा रहे हैं, जिससे सोलर इरिगेशन पंप एक बार लगाने के बाद किसानों को दोबारा बिल या अन्य किसी तरह की धनराशि खर्च नहीं करनी होगी। सोलर पंप के लिए किसानों को उप कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा। सरकार ने 2 और 3 हॉर्स पावर के पंप पर 75% अनुदान और 5 हॉर्स पावर पर 50% अनुदान देने की व्यवस्था की है। वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग से पहली बार सूरज की किरणों से ऊर्जा लेकर सिंचाई का पानी किसानों को देने की व्यवस्था जिले में की जा रही है। पहले आवेदन करने वाले किसान को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में दालों की महंगाई कम करने और दलहन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार आयात में तेजी ला रही है। सरकार की ओर से दलहन के आयात के लिए एक निजी कंपनी ने 1000 टन अरहर आयात के लिए टेंडर जारी किया है। टेंडर के मुताबिक आयातक को कम से कम 500 टन के आयात के लिए आवेदन देना होगा। 500 टन अरहर की डिलीवरी 30 सितंबर से पहले गुजरात के कांडला पोर्ट पर देनी होगी और 500 टन की डिलीवरी कृष्णापट्टनम पोर्ट पर करनी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 6 महीने में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के प्रोत्साहन और प्रसार के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनमें नए कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना शामिल है। मौसमी आपदाओं का सामना करने और खाद्य सुरक्षा को जारी बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और खाद्य फसलों की नई उन्नत किस्में भी जारी की जा रही हैं। आज पशुओं से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री ने खेती की इस महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना को गति देने के लिए इसमें मनरेगा का सहयोग लेने के लिए कहा है। सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने को लेकर नदी जोड़ो परियोजना की पहचान करने और उन पर काम शुरू करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है। माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं में स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से चालू साल के भीतर 1.55 लाख हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित बनाने की योजना है। कामधेनु डेयरी परियोजना के तहत अब तक प्रदेश में कामधेनु डेयरियां स्थापित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में रिकॉर्ड दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध विकास एवं पशुधन विकास विभाग को सक्रियता लाने के निर्देश दिए हैं। शासन की सक्रियता से प्रदेश में अब तक 100 गाय भैंसों की 57 कामधेनु डेयरियां तथा 50 गाय भैंसों के साथ 113 मिनी कामधेनु डेयरियां स्थापित की जा चुकी हैं। शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थापित इन कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन कुल 62,000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें से 57 कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन 36,000 लीटर दूध और 113 मिनी कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन 26,000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। कामधेनु डेयरियों में कुल 2,990 दुधारू पशु हैं और मिनी कामधेनु डेयरियों में 2,146 दुधारू पशु लाभार्थियों द्वारा क्रय किए गए हैं। इस साल फसल खराब होने के बाद भी देश भर की मंडियों में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्याज आया है। ऐसे में प्याज के भाव बढ़ने के पीछे सिर्फ एक ही वजह नजर आती है और वो काला बाजारी हो सकती है। प्याज एक बार फिर से आसमान छू रहा है। देश में प्याज की सबसे बड़ी मंडी महाराष्ट्र में नासिक के लासलगांव में महज जुलाई में ही प्याज की कीमतों में 2,100 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। देश भर में प्याज की आवक और रोजाना का भाव इकट्ठा करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 के दौरान यानी
1 जनवरी से 27 जुलाई तक देश भर की मंडियों में 44.86 लाख टन प्याज की आवक हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश भर की मंडियों में सिर्फ 42 लाख टन प्याज की आवक हुई थी। केंद्र सरकार देश में गेहूं के आयात पर 10% आयात शुल्क लगाने जा रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भंडार मौजूद होने के बाद भी विदेशों से हो रहे आयात को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 7 जुलाई को लोकसभा में बताया कि ये शुल्क मार्च 2016 तक लागू रहेगा। देश में अभी तक गेहूं आयात पर कोई भी शुल्क लागू नहीं था। मंत्री ने सदन में कहा कि आयात शुल्क बढ़ने से गेहूं के आयात में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर कृषि उत्पादन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की बात पर भी जोर दिया था, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता के अन्न के उत्पादन के लिए अच्छा दाम मिल सके। किसान भाइयों, आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1470 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1455 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की मंडी में गेहूं 1535 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो लखनऊ की मंडी में चावल का भाव 2225 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 2130 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में 2040 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की किसान मंडी में चावल का भाव 2230 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर प्याज के भाव पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 2900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, कानपुर की मंडी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की किसान मंडी में 2800 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में प्याज 2480 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में आलू 770 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में आलू 550 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 950 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 1900 रुपए, कानपुर की मंडी में टमाटर 1440 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में 2060 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचार के अगले अंक में। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पशुओं के लिए हरा चारा प्रबंधन कैसे करें। अगर हमें हमारे पालतू पशु उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो उन्हें वर्ष भर पौष्टिक और हरा चारा प्रदान करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हरा चारा प्रबंधन कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली से सह प्राध्यापक डॉक्टर ओपी वर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाइयों से जानना चाहता हूं कि अगर हरा चारा प्रबंधन करना है अगर हमारे किसान भाइयों को, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं किसान भाई? किसान भाइयों, जानवरों को खिलाने के लिए हरे चारे का बड़ा महत्व होता है। अगर आपको अच्छा दूध उत्पादन चाहिए और पशुओं का अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हरा चारा का उसमें उत्पादन और हरे चारे का खिलाना बड़ा जरूरी होता है। हरे चारे की इस समय जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनमें ज्वार, बाजरा, मक्का और लोबिया है। इसके अलावा रबी में जो महत्वपूर्ण फसलें हरे चारे के उसमें लूसर्न है, जई है, बरसीम है। इसके अलावा एक और हरे चारे की फसल होती जो बहुवर्षीय है। अगर एक बार इसको लगा देते हैं, कई वर्ष तक उससे हम लगातार खाद पानी अगर देते रहें तो हरा चारा उत्पादन हम उससे ले सकते हैं। उसको नेपियर घास बोलते हैं। तो इस समय खरीफ में जो हरा चारा होता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, तो इसका हम जब उत्पादन करते हैं सबसे पहले जरूरी होता है कि इसकी अच्छी प्रजातियों का हम चयन कर लें। ज्वार अगर हमें उत्पादन करना है तो ज्वार के लिए एमपी चरी और सूडान चरी है, इन प्रजातियों का हम चयन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बाजरा का उत्पादन करते हैं तो इसमें यल 72 है, यल 74 है, ये इसकी वैरायटियाँ हैं। इसमें ज्वार और बाजरा में प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें हम लोबिया को मिलाकर बोएं तो प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ जाता है। चूँकि लोबिया में 18 से लेकर 20% तक प्रोटीन होता है, तो ज्वार बाजरा में अगर इसका हम मिला के बोते हैं तो प्रोटीन का परसेंटेज अच्छा हो जाता है और जानवरों को अच्छा हरा चारा मिल जाता है। इसके अलावा मक्का होता है। मक्का की जो अच्छी प्रजातियाँ हैं चारे के लिए, उसमें होती है कंपोजिट मक्का, संकर मक्का। इसके अलावा गंगा 2, गंगा 5 और गंगा 11, ये जो वैरायटियां हैं मक्का की, अगर हम इनका चयन करते हैं तो अच्छा हरा चारा उत्पादन होता है। मक्का में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब उसमें भुट्टा आना शुरू होता है उस समय हम अपने जानवरों के लिए काट के उसको खिलाते हैं तो उसमें प्रोटीन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक जो हमने बताया लोबिया, चूँकि लोबिया ज़्यादातर जो है वो मिलवा फसल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है हरे चारे में, ज्वार बाजरा, और इसको अलग से बहुत कम ही बोया जाता है। तो इस तरह से हम अगर खरीफ में देखते हैं 3 फसलों का चयन करते हैं तो हमें अच्छा हरा चारा उत्पादन मिल सकता है। जो बुआई का समय की अगर बात है तो क्या बुआई का समय जो होता है, मक्का का बुआई का समय जो होता है ये मार्च से जुलाई तक का होता है, और बाकी जो फसलें हैं ये हम अप्रैल से लेकर जुलाई तक इनकी बुआई कर सकते हैं। लूसर्न की बुआई हम अक्टूबर-नवंबर में करते हैं। बरसीम की बुआई हम 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक करते हैं। अभी इस समय को अगर ध्यान रखते हुए, चूंकि अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और अगस्त का समय, इस समय हम कौन सी? इस समय हम ज्वार, बाजरा, लोबिया जो भी हैं फसलें या तो हम बो चुके हैं, अगर नहीं बोए हैं तो इनको हम बो सकते हैं। मक्का भी बो सकते हैं। तो इसके अलावा ये जरूर, अगर हमारे पास किसान भाई के पास सिंचाई का साधन है तो हम पूरे वर्ष भर इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं कि हरा चारा अपने जानवरों को बराबर दे सकते हैं। जैसे बरसात के महीने में हमने ज्वार, बाजरा, लोबिया या मक्का बो दिया, ये जब खत्म होता है तो इसके बाद हम जई बो देते हैं, लूसर्न बो देते हैं, बरसीम बो देते हैं। ये हमारा मार्च अप्रैल तक चलता है, और उस समय फिर हमारी जो गर्मी वाले चारे की फसलें उनको हम बो देते हैं। तो इस तरह पूरे वर्ष भर हरा चारा हमको उत्पादित होता रहता है। जो ज्वार, बाजरा और लोबिया की बात इस समय जो अगर बुआई कर सकते किसान भाई, तो बुआई करने की क्या कोई विशेष विधि है? किस तरह से ध्यान रखें, किस तरह बुआई करें? इस समय ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब बरसात कम हो जाए, अगर खेत में पलेवा आ गया है तो हम उस समय 2-3 जुताई करके और खेत में कोई घास पात न रह जाए तो हम उसकी बुआई कर देते हैं। बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देते हैं। इसके बाद जब फसल थोड़ा सा बढ़ जाती है, 4-10 इंच की हो जाती है, तो उसमें हम टॉप ड्रेसिंग नाइट्रोजन की दोबारा कर देते हैं। इसके अलावा समय समय पर हम नाइट्रोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहते हैं। जो बहुवर्षीय चारे की फसलें हैं उनमें हम सिंचाई और
नाइट्रोजन बराबर देते रहते तो हमको बराबर हरा चारा मिलता रहता है। लेकिन एक बात जरा ध्यान देने की होती है कि जो ज्वार होता है अगर हम गर्मी में बोते हैं, मार्च के महीने में अप्रैल में ज्वार बो देते हैं और गर्मी में ही तैयार हो जाता है, अगर तब तक बरसात नहीं हुआ रहता है तो इसमें HCN नाम का एक पॉइजन डेवलप हो जाता है। तो अगर हम ऐसे सच अपने जानवरों को ज्वार खिला देते हैं तो जानवर मर जाता है उसको खा के। इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर गर्मी के महीने हमने ज्वार को बोया है और बरसात नहीं हुआ उस समय हम अगर खिला रहे हैं तो ज्वार काटने के बाद इसका ऊपर वाला जो भाग होता है उसको कम से कम आधा घंटा तक पानी में डुबा के रखा जाता है, जिससे HCN नाम का पॉइजन जो है नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम अपने जानवरों को इसको खिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो होती है, चूँकि हरा चारा हम जानते हैं बहुत अच्छा चारा होता है, इसमें प्रोटीन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। लूसर्न एक ऐसी हरे चारे की फसल है जिसमें 21 से 22% तक प्रोटीन होता है। यहाँ तक कि अगर हमारा कोई जानवर 6 से 7 लीटर पर डे दूध देता है, उसको हम पर्याप्त मात्रा में अगर लूसर्न देते हैं तो हमें दाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हरा चारा और सूखा चारा से ही हम पूरा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने की ज़रूरत क्या होती है कि जब हमारे पास ठंडी के महीने में ज़्यादा बरसीम होती है, बरसात के महीने में मक्का होता है ज़्यादा या ज्वार बाजरा होता है, ऐसी फसलें जब हरा चारा की ज़्यादा होती हैं तो किसान भाई सोचते हैं कि हरा चारा जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है और हम हरा चारा ही पूरा मात्रा अपने जानवरों को दे दें और सूखा चारा ना मिलाएं। ऐसे में होता है कि चूँकि हरे चारे में प्रोटीन ज़्यादा होता है और जब प्रोटीन का पाचन पेट के अंदर होता है तो सबसे पहले उससे अमोनिया गैस बनती है और अमोनिया गैस पेट में मौजूद प्रोटोजोआ जो उसको खा लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारा अमोनिया गैस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि यूरिया में बदल जाता है। ये यूरिया पेशाब में बाहर निकल जाता है, कुछ सलाइवा में यूरिया चला जाता है, दोबारा पेट में आता है। इसके बाद भी हरा चारा अगर खिलाना है पशुओं को तो एक सामान्य स्थितियों में मिलाकर जो है जी सूखे चारा और हरे चारा को मिलाकर सूखा चारा और पौष्टिकता ही बनी रहे और जो है उनको जो है जो स्वास्थ्य भी उनका बना रहे। जी सूखा चारा और हरा चारा जब भी हम अपने जानवरों को खिलाते हैं तो कम से कम 1/3 भाग उसमें सूखा चारा हो, 2 भाग हरा चारा हो। ऐसा न करने से यही अमोनिया गैस पेट में इकट्ठा हो जाती है और पेट फूल जाता है। किसान भाई जो बुआई कर रहे हैं अगर तो बुआई का जो बीज दर है वो लगभग क्या होनी चाहिए? बीज दर जो है लगभग ज्यादातर जो चारा है उसका 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, लेकिन बाजरे की बीज दर जो है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर हम बाजरा में लोबिया मिला के बोते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरा और उसमें 6 से 7 किलोग्राम लोबिया मिला के बोते हैं। इसी तरह से ज्वार में भी इसका जो बीज दर है वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, लेकिन इसमें भी हम लोबिया मिला के बोते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम ज्वार और 7 से 8 किलोग्राम उसमें लोबिया मिला देते हैं। तो इस तरह से बीज दर जो है वो हमारा अच्छा हो जाता है और हमें लोबिया मिलाने से ज़्यादा फायदा हो जाता है। सिंचाई की व्यवस्था अगर इस समय देखनी है तो क्या ध्यान रखना किसान भाइयों को? सिंचाई की व्यवस्था अगर हमारे पास सामान्य बरसात हो रहा है तो बरसात के महीने में सिंचाई नहीं करने की जरूरत पड़ती, लेकिन इस समय चूंकि अगर बरसात आप देख रहे हैं बहुत कम हो रही है तो 15-20 दिन में एक सिंचाई की जरूरत होती है। इसके अलावा जो फसलें हमने बताया कुछ रबी की हैं, कुछ बहुवर्षीय हैं, तो उनको 20 से 25 दिन के इंटरवल पे सिंचाई की जरूरत होती है और सिंचाई का अगर हमारे पास साधन है तो हरा चारा हमेशा जानवरों के लिए उपलब्ध रहता है। हरे चारे की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि चूंकि जो भी जानवर हमारा खाता है उसको हम अलग से कोई विटामिन ए वगैरह नहीं देते हैं और जब हमारा जानवर हरा चारा खाता है तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन शरीर के अंदर इससे विटामिन ए में बदल जाता है तो जानवर को विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। आप जानते हैं किसी भी जीव जंतु को जीवन देखने के लिए विटामिन ए की बड़ी ज़रूरत होती है और जानवरों के लिए जब तक हम हरा चारा नहीं उपलब्ध कराएंगे तो उसको विटामिन ए की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए अगर कोई जानवर ऐसा है जिसको हरा चारा नहीं मिल रहा है तो उसको एक बाइटाबलेंट दवा आती है, तो 1 कुंटल दाने में 50 ml दवा मिला दिया जाता है तो विटामिन ए की जरूरत पूरी हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि वर्ष भर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई, तो वर्ष भर अगर हरा चारा प्राप्त करना है तो फसल के दौरान क्या क्या ध्यान रखे किसान भाई? वर्ष भर अगर हमें हरा चारा प्राप्त करना है किसान भाइयों को सबसे पहले सिंचाई का साधन होना चाहिए। जहाँ पे ट्यूबवेल है वहीं पे हरा चारा लगाना चाहिए। सबसे अच्छी जो हमने बताया कि एक नेपियर घास होती है, अगर आप इसको लगा देते हैं 1 हेक्टेयर में 3600 इसकी जड़ें जो है लगाई जाती हैं, तो अगर आप नेपियर घास लगा देते हैं तो पूरे साल भर या कई साल तक आप इसी के द्वारा हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। समय पर सिंचाई करते रहिए और उसमें यूरिया या जो भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत है उसको आप डालते रहें। इसके अलावा अगर आप और फसलों का चयन करते हैं तो जैसे जब आपका गर्मी शुरू होता है मार्च अप्रैल में ज्वार बो देते हैं, मक्का बो देते हैं, इसके अलावा सूडान चरी बो देते हैं, बाजरा बो देते हैं, तो ये हमारा लगभग अगस्त तक इससे हरा चारा मिलता रहता है। सितंबर या अक्टूबर से फिर हमारा रबी की फसलें आ जाती हैं, जई है, लूसर्न है, बरसीम है, इसको आप बो देते हैं
तो बरसीम हमारा मार्च तक मिलता है। लूसर्न में अगर सिंचाई का साधन है तो जून तक लूसर्न से हरा चारा मिलता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हम किस तरीके से वर्ष भर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन सी फसल हैं और किस किस समय हम लगाएं ताकि जो साल भर जो हमारे खेतों में हरे चारे का उत्पादन होता रहे और हमें जो पशुओं को जो है वो हरा चारा जो उपलब्ध होता रहे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और दुग्ध उत्पादन जो है वो बेहतर होता रहे। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी की जानकारी के बाद आइए जानकारी लेते हैं मौसम की। किसान भाइयों, प्रदेश में दिन आरामदायक और धूप में बना रहेगा। सुबह का मौसम सुहावना होगा, जबकि धूप निकलने के बाद तापमान में बढ़ोतरी के साथ उमस बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आंशिक या अधिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश की कुछ जगहों पर तेज बारिश के भी आसार हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमानों पर। लखनऊ का अनुमानित तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। इलाहाबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह वाराणसी में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अगस्त माह में कीटों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है और ये कीट फसलों के पत्तों, रस, फूल व फलों को अपना भोजन बनाते हैं। इससे पैदावार में काफी कमी हो जाती है। समय पर फसल लगाने तथा उपयुक्त कीटनाशकों के प्रयोग से नुकसान को कम किया जा सकता है। इसलिए इन दिनों रोगरोधी किस्मों, बीजोपचार तथा बीमारी नाशक दवाइयों का समय पर प्रयोग करें। खेतों के बीच और मेड़ों पर घास फूस बिल्कुल ना उगने दें। इससे बीमारियों तथा कीटों को संरक्षण मिलता है। बीमार पौधों को भी खेत से निकालकर नष्ट कर दें ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। धान के खेतों में पानी लगातार रहना चाहिए। जरूरत के मुताबिक सप्ताह में एक बार पानी बदल दें। इस महीने गन्ने को बांधें ताकि फसल गिरने से बचे तथा पौध संरक्षण का पूरा ध्यान दें, क्योंकि इस माह काफी कीट व बीमारी लगने का भय रहता है। वर्षा का पानी मक्के के खेत में जमा नहीं होना चाहिए। इसका निकास लगातार होते रहना चाहिए। दलहनी फसलों में फली छेदक कीड़े का प्रकोप भी इसी महीने आता है। इसके लिए जब मूंग, उड़द जैसी दलहनी फसलों को 50% 300 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL को 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद फिर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।